अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में सीखेंगे कि ये हुक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट जेएस में क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी और ये हुक बेसिकली है क्या चीज़ और किस तरीके से काम करती है और इसको यूज़ करने के हमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में। तो जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट हुक, यूज़ कॉल बैक जो है वो भी एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है विद इन ए फंक्शन। सो इसके अंदर यूज़ कॉल बैक को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हम एक फंक्शन इनपुट एज अ पैरामीटर देते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या उसके अंदर अपनी कोई फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट हुक। जैसे कि मैंने यूज़ रिड्यूसर हुक के वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि अब जो आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो एडिशनल हुक्स के बारे में, ये उनके वेरिएशंस ये हैं। जो बेसिक आपके पास तीन हुक्स हैं, यूज़ स्टेट हुक, यूज़ इफेक्ट हुक एंड यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। उन तीन हुक्स के आगे आपको वेरिएंट मिलेंगे और इसमें मैंने आपको बताया कि जो यूज़ कॉल बैक हुक है वो बेसिकली यूज़ इफेक्ट हुक के तरीके पे काम करती है, उसी तरीके से काम करती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है यूज़ इफेक्ट हुक से। डिफरेंस ये है कि यूज़ कॉल बैक हुक जो है उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब आप इसको कॉल करेंगे किसी भी फंक्शन के अंदर। सो इट मीन्स इस हुक को हमें किसी एक वेरिएबल में सेव करना होगा और फिर जब हम उस वेरिएबल को एज अ फंक्शन हम किसी भी फंक्शनैलिटी के अंदर कॉल करेंगे, सो देन वो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होगी और उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड यूज़ कॉल बैक के अंदर हमने जो भी फंक्शन लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सो दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ यूजिंग यूज़ कॉल बैक हुक इन रिएक्ट जेएस विद इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। इसको आप दूसरे जो फंक्शन बेस्ड जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूं तो देन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फीचर है वो है मेमोइज्ड कॉल बैक। ये मेमोराइज्ड कॉल बैक नहीं है बल्कि मेमोइज्ड कॉल बैक है, इसमें आर नहीं है। सो मेमोइज्ड एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन ये चेक करता है, जो भी उसके पास रिजल्ट आता है उसको कैशे में सेव कर लेता है अपने पास। फिर जैसे ही नेक्स्ट इनपुट आती है तो सबसे पहले वो ये चेक करता है कि ये जो इनपुट मेरे पास आई है क्या ये अपडेटेड इनपुट है या एग्जिस्टिंग इनपुट है। अगर वो इनपुट एग्जिस्टिंग होगी तो वो उसका जो कैश्ड रिजल्ट है वो आपको एज इट इज़ वापस रिटर्न कर देगा, क्योंकि दैट फंक्शन नोज दैट कि ये जो मेरे पास इनपुट आ रही है इसमें मुझे कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, इसका रिज़ल्ट वही होगा जो इससे पहले रिज़ल्ट था। सो इट मीन्स मुझे इसको कंप्यूट करने की या इस पर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पास कैशे में रिज़ल्ट पड़ा हुआ है वही मैं इसको रिटर्न कर दूँ। तो इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कॉल बैक हुक का इस्तेमाल करके अपनी जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस हैं, जो क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस हैं उनको कैशे में सेव कर सकते हैं और फिर जैसे ही उसको सेम इनपुट मिलेगी वो उसके अगेंस्ट आपको वही आउटपुट रिटर्न कर देगा विदाउट डूइंग दैट कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन। इससे क्या होगी, इसके आपके जो प्रोग्राम की स्पीड है वो ऑप्टिमाइज होगी और इंक्रीज़ भी होगी। तो इसी वजह से इस फंक्शन को जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट हुक इसीलिए कहा जाता है कि इसमें भी हमें डिपेंडेंसी देनी पड़ती है और इसके अंदर भी हमें एज अ पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन ऐड करना होता है। हमें कोई भी वेरिएबल नहीं देने होते बल्कि इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो इसके साथ पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे उनको हम एज अ डिपेंडेंसी एरे जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट हुक के पास करेंगे ताकि वो चेक करे कि क्या उन वैल्यूज़ में जो इनपुट्स आ रही हैं उनमें कोई चीज़ चेंज हुई है या नहीं। अगर चेंज नहीं है तो जो कैश्ड वर्जन है, जो कैशे में सेव है, वही वर्जन मैं इसको
इसका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर दूं। तो होपफुली आपको यूज़ कॉल बैक फंक्शन की समझ लगी होगी कि ये क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट में क्या उस तरीके से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ इफ कॉल बैक हुक और यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट करूँगा। सो यूज़ कॉल बैक और कॉमा यूज़ स्टेट हुक को, तो मैं यूज़ स्टेट हुक को इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं स्टेट को भी मैनेज कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा कॉन्स्ट नंबर्स कामा सेट नंबर्स। इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा यूज़ स्टेट के साथ और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो नंबर होंगे, एक num1 होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, दूसरा num2 होगा जो भी 0 होगा। उसके बाद हम एक और स्टेट लेंगे जो कि रिज़ल्ट को सेव करेगी। सो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा और सेट हम करेंगे रिज़ल्ट को इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट और इसका बाय डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट जो है 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक में ऑब्जेक्ट है और एक में सिंगल इंटीजर वैल्यू है। अब हमारा काम यह है कि हमने यूज़ कॉल बैक हुक को यूज़ करना है और इसको अपडेट करना है रिज़ल्ट को। तो खैर अगर हम यहाँ पर ना भी इसको रिज़ल्ट को यूज़ करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर सकें, अदरवाइज़ कंसोल में भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हमें सबसे पहले रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक H2 लगा लेता हूँ और उसके अंदर लिख लेता हूँ रिज़ल्ट और यहाँ पर मैं रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर लूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 0 है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा लेता हूँ और उसके बाद ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स एक लूँगा। इसकी नेम और ID हमें नहीं चाहिए और इसमें हम यहाँ पर एक इवेंट लगाएंगे ऑन चेंज का। सो जैसे इसमें टेक्स्ट चेंज होगा तो ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो फंक्शन क्या होगा कि सबसे पहले इस इवेंट को वो कैप्चर करेगा जिसमें हमने चेंजेस किए हैं और फिर सेट नंबर्स के फंक्शन को कॉल करेगा और अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को सेट करना है। तो ये हमारा टेक्स्ट 1 है, तो इट मीन्स इसमें जो चेंजेस होंगी वो नंबर 1 वाले जो num1 है उसमें सेव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे num1 और कॉलन प्रेस करके लिखेंगे e.target.value और जो दूसरा नंबर है उसको हमने सेम रखना है। सो कॉमा num2 और इसको हम कहेंगे numbers डॉट num2, मतलब जो भी उसके अंदर वैल्यू है नंबर 2 के अंदर वो इसके अंदर सेव रहे। इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अगेन, बल्कि BR के साथ मैं इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि हम एक लाइन ब्रेक भी लगा लेंगे। यहाँ पर मैं स्टाइलिंग नहीं यूज़ कर रहा। इसमें हमने क्या करना है, num2 जो होगा वो सेम रहेगा, मतलब इसमें आएगा numbers डॉट num2 और इसके जो num2 है उसके अंदर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ e.target.value, तो हमें जो भी इनपुट बॉक्स होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी वो नंबर 2 में यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर फॉर द टेम्परेरी पर्पज़ यूज़ इफ़ेक्ट हुक को भी कॉल कर लेते हैं, ये भी हुक हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट और इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर console.log में डिस्प्ले करवाएंगे numbers डॉट num1 कामा या फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करवा लेते हैं नंबर्स। और इसके अलावा इसको फिर हमें डिपेंडेंसीज भी देनी होंगी, तो यहाँ पर कॉमा दे के हम लिख देंगे numbers कामा रिज़ल्ट। तो ये हमने इसके अंदर सेव कर लिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ब्राउज़र में आते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास आप देख सकते हैं दो वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं num1 के अंदर 4 आ गया और num2 के अंदर ये देखिए अब 5 आ गया। सो num1 में सॉरी मैं आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया, num1 में यहाँ पर मुझे num1 देना चाहिए था, सॉरी दैट्स वाज द मिस्टेक। ओके, सो अब रीस्टार्ट हुआ और जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक जब रन हुआ तो उसने num1 में भी 0 हमें शो किया और num2 में भी 0। जैसे ही मैं इसमें 5 लिखता हूँ तो अब num1 में 5 है और num2 में 0 है, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे 2 लिखा मैंने तो अब देखिए num1 में 5 है और num2 में हमारे पास 2 है। तो इट मीन्स अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बटन लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और BR का टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर बटन एक लगा लेता हूँ और इसको कहता हूँ कैलकुलेट।
और अब इस कैलकुलेट के लिए हम जो कॉल करेंगे वो यूज़ कॉल बैक फंक्शन होगा, जो कि मेमोइज्ड कॉल बैक होगा। सो मेमोराइज्ड कॉल बैक मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बता दूं कि ये मेमोराइज्ड कॉल बैक नहीं है, बल्कि मेमोइज्ड कॉल बैक फंक्शन होता है जो यूज़ कॉल बैक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे यूज़ कॉल बैक को, और देखिए सेम जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट हुक, इसके अंदर भी हमें पास करना होगा कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर हमें पास करनी होगी फिर इन द फॉर्म ऑफ एरे। हम पास करेंगे अपने नंबर्स को पास कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके अंदर हम जो इसको कॉल करेंगे तो इसने क्या करना है, सेट रिज़ल्ट करना है, और सेट रिज़ल्ट में उसने क्या करना है, नंबर्स डॉट नम वन प्लस नंबर्स डॉट नम टू। तो इन दोनों को उसने प्लस कर देना है, सिंपल इज़ दैट। सो इन दोनों नंबर्स को उसने प्लस करना है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है जिसमें हमें इन नंबर्स को, अगर आप देखें तो इनपुट के ज़रिए जो नंबर हमारे पास आते हैं, सॉरी यहाँ पर वो कह रहा है, इसको सॉरी माय मिस्टेक, सो कॉन्स्ट मेमोइज्ड कॉल बैक इसको लिखना है। इसको आप जस्ट यूज़ इफेक्ट की तरह कॉल नहीं कर सकते, बल्कि इसको किसी वेरिएबल में सेव करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो नम वन है अब ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो भी आप देखें तो इंटीजर फॉर्मेट में है, नम टू भी ज़ीरो है, इंटीजर फॉर्मेट में है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इनपुट्स में वैल्यू लिखता हूँ तो वो हमारे इंटीजर जो हैं वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर ये रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेगा, ये जो मेमोइज्ड कॉल बैक है, तो ये हमें इन दोनों को ऐड करके शो कर देगा। तो इसका आंसर 8 की बजाय 4 आएगा। देखिए मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो हमें आंसर मिला 44। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हैं और आपको पता है कि इसका मतलब है कि इनको हमें पार्स करना पड़ेगा इनटू इंटीजर, और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर पार्स इंट के नाम से। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इससे स्ट्रिंग को इनटू नंबर। तो अब ये इसने सेट पार्स इंट ने इनको नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर अब मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 4, अब मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो हमें करेक्ट आंसर मिला 8। मतलब अब उसने इस 4 और 4 को ऐड करके हमें यहाँ पर रिज़ल्ट शो किया। सो एक और मैं यहाँ पर आपको जाते जाते जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टिप देना चाहूँगा कि इन नंबर्स को हम इंटीजर में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पार्स इंट। तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए ख़त्म कर दिया। अब जहाँ पर आप इनको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, ये देखिए नम वैल्यू, यहाँ पर मैं e.target.value दे रहा हूँ, तो इससे पहले आप यहाँ पर सिंपली प्लस का साइन लगा दें, ये प्लस का साइन, और दूसरे पे यहाँ पर भी e.target है, इस पर भी आप प्लस का साइन लगा दें। अब इससे क्या होगा कि e.target.value में जो स्ट्रिंग आएगा इस प्लस की वजह से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक न्यू चीज़ है जो ES6 में जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसमें मदद से अब आपको पार्स इंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली प्लस साइन लगा दें एंड देन दिस स्ट्रिंग वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू अ इंटीजर वैल्यू। मैं इसको प्रैक्टिकल करके अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जब 5 लिखूँगा और 4 लिखा, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसोल में num1 में 5 इंटीजर है, num2 में 4 इंटीजर है। पहले इससे क्या था, इसमें स्ट्रिंग में आ रही थी वैल्यूज़। अब मुझे इनको पार्स करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा रिज़ल्ट 9 आ जाएगा। अब ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये रिज़ल्ट 9 हमेशा कॉल हो रहा है। देखिए अब मैं अगर यहाँ पर एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log रिज़ल्ट, console.log में भी मैं रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो अभी रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वो कह रहा है कि रिज़ल्ट, क्योंकि आपने इसको यूज़ किया रिज़ल्ट को, तो अभी हम इसको एज अ पैरामीटर पास करना होगा क्योंकि ये एक डिपेंडेंसी है। सो रिज़ल्ट, अब ये हमारे पास आउटपुट आई। अब चूँकि अभी हमने कॉल नहीं किया यूज़ कॉल बैक को, तो इसलिए अभी सिर्फ num1 और num2 शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 और यहाँ पर लिखता हूँ 6। अब जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, जैसे ही कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया उसने यहाँ पर हमें 11 रिज़ल्ट दिया, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट मिला वो 0 रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया, अब हमें उसने उसका रिज़ल्ट 11 शो किया console.log में। देखिए 11 शो कर रहा है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़
द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इसमें हमारे पास अब ये जो 11 है ये कैश वर्जन में से आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर इसको 7 कर देता हूँ, सो अब वैल्यूज़ अपडेट हुई, इसको रन किया तो अभी भी हमारे पास ये देखिए जो 11 आया, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी कंसोल के लिहाज से उसमें वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई, तो इसमें स्टिल 11 है। लेकिन मैं दोबारा कैलकुलेट पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब हमें ये कैश वर्जन में से 12 जो नंबर शो कर रहा है ये कैश वर्जन में से शो कर रहा है। यहाँ पर तो लाइव रिजल्ट आ रहा है हमारा, जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर ये वाला रिजल्ट, ये लाइव रिजल्ट है, स्टेट में से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट है ये कैशे वर्जन में से बाद में शो होता है जब हम नंबर चेंज नहीं करते। देखिए अब मैं एक और ट्रिक करके आपको सिखाता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ सारे को। अब जब फर्स्ट टाइम मैं इसमें 5 और 6 इंटर करूँगा, 5 और 5 कर लेते हैं, सो आंसर यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर आंसर 0 है। अगेन मैंने यहाँ पर इसको 8 कर दिया, 58 और 5 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आंसर 10 आ रहा है और लेकिन यहाँ पर लाइव में 63 है। मैं इसको दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूँ जितनी दफ़ा भी, तो अब हमारे पास यहाँ पर कैश वर्जन से 63 बार बार डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू भी चेंज करूँगा तो हमारे पास वो उसी में से कैश वर्जन में से आ रहा है। कैलकुलेशन हो चुकी है, कैलकुलेशन हो के अपडेट हो चुका है और अपडेट होने के बाद उसने कंसोल डॉट लॉग में से वही पुरानी वैल्यू उठाई है 63 वाली, और जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तब हमें न्यू वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम जो है वो सेट कर सकते हैं नंबर्स को। और इवन अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कॉल बैक्स के अंदर इसको सेट करना चाहें तो वो नंबर भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ई डॉट टारगेट पे क्लिक करता हूँ और इस मेमोराइज कॉल बैक को कॉल करता हूँ विद ई वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन मकसद आपको समझाना ये था कि ये यूज़ कॉल बैक फंक्शन है, ये डिपेंडेंट होता है इन डिपेंडेंसीज़ पर, और ये डिपेंडेंसीज़ उसी सूरत में आप ऐड करते हैं जब आप इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो या स्टेट यूज़ कर रहे हो, तो देन आपको वो रिकमेंड करता है। नॉट जस्ट लाइक यूज़ इफ़ेक्ट कि जैसे यूज़ इफ़ेक्ट एग्जीक्यूट होता है वो आपसे कहता है डेफिनेटली सेम है, क्योंकि इसमें यूज़ कॉल बैक हम बाद में कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जबकि यूज़ इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आपका प्रोग्राम लोड होता है। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूज़ इफ़ेक्ट एंड यूज़ कॉल बैक। और ये एक वेरिएंट है हमारे पास यूज़ इफ़ेक्ट का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ किया था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी अब, और इसको मैं यहाँ से भी ख़त्म कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास यूज़ कॉल बैक का इंट्रोडक्शन और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी, जिसमें हमने 2 इनपुट बॉक्सेस लिए हैं और उनकी वैल्यूज़ को ऐड अप किया, और हमने नई चीज़ भी सीखी कि प्लस लगाकर हम पार्स इंट किए बगैर स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट जेएस हुक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में सीखा और देखा कि यूज़ कॉल बैक हुक किस तरीके से यूज़फुल है और ये किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कैसे जब भी हम कोई भी वेरिएबल अगर या स्टेट इसके अंदर कॉल करते हैं तो वो कहता है कि इसको एज अ डिपेंडेंसी ऐड करो, ताकि मैं चेक रख सकूं कि आपने उसमें कोई चेंजेस की हैं या सेम वही वैल्यू है जो प्रीवियसली मैंने कैश में सेव की है, ताकि मैं आपको क्विकली रिज़ल्ट एज एन आउटपुट दे सकूं। तो यही ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट हुक की भी है कि उसमें भी हमें डिपेंडेंसी देनी होती है, और डिपेंडेंसी चेंज होगी तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर किए गए कैलकुलेशंस चेंज होंगी, उसके अंदर ऐड किए गए फीचर्स या फंक्शंस ऐड होंगे। अगर आपने उसमें कोई स्टेट में चेंजेस नहीं की तो यूज़ इफ़ेक्ट हुक भी कॉल नहीं होता जब तक उसमें चेंजेस नहीं हो। तो दोनों ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, यूज़ कॉल बैक में भी और यूज़ इफ़ेक्ट हुक में भी। डिफरेंस इज़ दिस कि यूज़ कॉल बैक को आपको कॉल करना पड़ता है, उसको एक वेरिएबल में सेव करना पड़ता है, और जबकि यूज़ इफ़ेक्ट हुक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। दूसरा, इट इज़ नाउ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस अप्रोच, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अब आप यूज़ कॉल बैक को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कि जहाँ पर भी फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर आपको एक फ़ंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि आप सिंपली उस वेरिएबल को और फंक्शन को लिखें, आप यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
और स्पेशली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।